हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे तलपट के बारे में। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि तलपट होता क्या है। तो तलपट जो हमारा वो होता है, इसे हम खाता बही का सूक्ष्म रूप के नाम के तौर पे क्या होता है जानते हैं। यानी कि तलपट जो होता है वो हमारे खाता बही का सूक्ष्म रूप होता है। जो तलपट की परिभाषा है, इसके संबंध में बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं, लेखक हैं, उन्होंने बहुत सारी अपनी मतें दी हैं। लेकिन जो तलपट को अगर आसान भाषा में समझें तो तलपट जो होता है वो खाता बही का एक सूक्ष्म रूप होता है, जिसे खाता बही के अंतर्गत जो खाते बनाए जाते हैं, उन खातों के योग से या फिर उन खातों के शेष के द्वारा इसे क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। आइए अब बात करते हैं कि तलपट आखिर में बनाया क्यों जाता है। तो अगर हम बात करें तलपट बनाने के उद्देश्य के बारे में, तो सबसे पहला उद्देश्य ये है कि लेज़र के किसी भी खाते की बाकी मतलब उसका बैलेंस कितना बचा है, उसका हमें ज्ञान बहुत ही सरलता से हो जाता है। ठीक, सेकंड हमें है कि हमें इस तरह का प्रमाण मिलता है कि जो भी सौदों का लिखा हुआ वो दोहरी लेखा प्रणाली के द्वारा ही किया गया है या नहीं। तीसरा उद्देश्य ये है कि जो खाता बही में खाते खोले गए हैं, उनकी शुद्धता जो है और विशेष तौर पर अंक गणित संबंधी जो शुद्धता होती है, उसका हमें क्या होता है, पता चलता है। चौथा है कि तलपट का एक उद्देश्य ये भी है कि इसकी सहायता से व्यापारी जो है वो व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा जो है वो आसानी से बना सकता है। और लास्ट ये है कि जब हम पिछले साल के तलपट से अपने करंट ईयर के तलपट का जो है तुलना करेंगे, तो उससे हम क्या करते हैं, महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर हम अब बात करें तलपट बनाने की विधियों के बारे में, तो तलपट बनाने की मेनली 4 विधियाँ होती हैं। सबसे पहला योग विधि, दूसरा अंतर विधि, तीसरा योग और अंतर विधि, और चौथा है बराबर योग वाले खातों के योग को न लिखकर तलपट बनाने की विधि। तो जो सबसे पहला है योग विधि, इसके अंतर्गत क्या होता है, जो हम खाता बही के अंतर्गत खाते जितने भी बनाए होते हैं, उन खातों का अपना अपना जो योग होता है, उन योगों के आधार पर हम क्या करते हैं, तलपट का निर्माण करते हैं। दूसरा है अंतर विधि, इसमें हम क्या करते हैं कि जो खाता बही के अंतर्गत खाते खोले गए हैं, उन खातों का जो बैलेंस सीडी आता है, यानी कि जो बाकी आता है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, अपने तलपट का निर्माण करते हैं। तीसरा है कि योग और अंतर विधि, इसमें हम तलपट खाता बही के जो भी खाते हैं उनका योग और उनका अंतर, उन दोनों के ही आधार पे हम क्या करते हैं, अपने तलपट को बनाते हैं। और लास्ट है बराबर योग वाले खातों के योग न लिखकर तलपट बनाने की विधि। इसमें क्या करते हैं, जैसे कुछ खाते ऐसे होते हैं जिसमें कि बैलेंस सीडी यानी कि उनकी कोई बाकी आती ही नहीं है, उनका जो डेबिट पक्ष होता है और क्रेडिट पक्ष होता है वो अपने आप ही बराबर आ जाता है, तो उन खातों को हम क्या करते हैं, तलपट में नहीं दिखाते हैं। तो ये हमारी 4 विधियाँ हैं जिनके आधार पर हम अपना तलपट बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे हमारी महत्वपूर्ण विधि और जिसका अधिक प्रचलन है वो है हमारी अंतर विधि, यानी कि हम खातों की बाकी के आधार पर अपने तलपट का निर्माण करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम बात करें तलपट के नमूने के बारे में, तो तलपट का जो नमूना होता है वो उसकी हर विधि के हिसाब से उसमें हल्का हल्का अंतर आता है। जैसे अगर हम तलपट की योग विधि के आधार पर तलपट तैयार कर रहे हैं, यानी कि टोटल मेथड के आधार पर तलपट तैयार कर रहे हैं, तो हमारा जो नमूना रहेगा वो कुछ इस तरह रहेगा। जैसे ट्रायल बैलेंस एज एट, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेट, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस होता है यानी तलपट होता है वो हमारे किसी एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है, ना कि पूरे महीने या पूरे साल। तो इसलिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस एज एट उस डेट को हम मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर या फिर अकाउंट, जितने भी हमारे लेजर के अंतर्गत अकाउंट है, फिर लेजर फॉल्यू और एक डेबिट अमाउंट का कॉलम और एक क्रेडिट है। इसी तरीके से योग विधि का ये तलपट का नमूना हो गया। दूसरा हमारा जो नमूना है वो है अंतर विधि के आधार पर। ऊपर का सेम रहेगा, फिर अकाउंट रहेगा एलएफ और डेबिट और क्रेडिट में जो डेबिट शेष रहेगा वो डेबिट में, और जिसका क्रेडिट शेष आया रहेगा उसको हम क्रेडिट शेष में दिखाते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं, दोनों साइड को, दोनों कॉलम को जोड़ दिया जाता है। अगर हमारा दोनों कॉलम का योग बराबर आया है, यानी कि हमारे तलपट में कोई भी दिक्कत नहीं। अगर इसमें कोई त्रुटि आती है, यानी कि कहीं ना कहीं अंक गणितीय संबंधी कोई ना कोई त्रुटि है। थर्ड है हमारा जिसमें कि हम टोटल और बैलेंस मेथड, योग और अंतर दोनों ही विधि का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इधर अकाउंट्स का एक कॉलम रहता है, फिर लेजर फॉल्यू, फिर डेबिट और क्रेडिट टोटल के लिए, और डेबिट और क्रेडिट जो बैलेंस रहता है बाकी रहता है उसके लिए। इसमें हम क्या करते हैं, चारों कॉलम बनाते हैं, टोटल का 2 और बैलेंस का 2, जिसमें कि हम दोनों को ही दिखाते हुए चलते हैं। जो टोटल का रहता है उन दोनों का योग बराबर आना चाहिए, और जो 2 कॉलम बाकी बैलेंस के रहते हैं उन दोनों का योग क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। और लास्ट है हमारा उन खातों के योग को न लिखना जो कि बराबर होते हैं, जिनका योग आपस में ही बराबर हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हमारे एक अकाउंट का कॉलम होता है, फिर लेजर फॉल्यू, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। इसमें हम सारे खातों के योग को लिखते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो खातों का योग खुद में ही बराबर रहता है, उसमें हमें बैलेंस कोई भी बाकी नहीं निकलती है, उन खातों को हम क्या करते हैं, इसमें नहीं दिखाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो चारों मेथड है, उन चारों मेथड के हिसाब से हमारा जो तलपट है उसकी जो नमूना है उसमें हल्का फुल्का अंतर देखने को मिलता है, लेकिन चारों ही विधि द्वारा तलपट बनाया जा सकता है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो तलपट होता है वो हमारी अंक गणितीय शुद्धता के संबंध में जानकारी ज़्यादा अच्छे से दे पाता है। लेकिन उसके बाद भी तलपट में कुछ ऐसी अशुद्धियाँ भी होती हैं कि उन अशुद्धियों के होने के बावजूद भी जो होता है हमारा तलपट मिल जाता है। यानी कि तलपट हमारा अगर दोनों साइड उसका आंसर जो है वो सेम आया है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि तलपट में कुछ ना कुछ, या फिर हमारे जो पिछले खातों में जो भी हमने एंट्री की है उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ हो सकती हैं तलपट के मिलने के बाद भी। तो पहला हमारा है छूट जाने वाली अशुद्धियाँ। छूट जाने वाली अशुद्धियों का मतलब ये हुआ कि अगर कोई सौदा हुआ है और उसका लेखा ही नहीं किया गया है, तो ना उसकी किसी मत को डेबिट किया गया होगा, ना क्रेडिट किया गया होगा, तो वो सौदा पूरा का पूरा छूट गया है, तो उसका प्रभाव जो होता है वो हमारे तलपट पे नहीं पड़ता है। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा सैद्धांतिक अशुद्धियाँ।
तो जो सैद्धांतिक अशुद्धियाँ होती हैं, इसमें क्या होता है कि अगर हम दोहरी लेखा प्रणाली का जो सिद्धांत है उसे अच्छे से नहीं समझ रहे हैं और उस वजह से हमारी कोई अशुद्धि हो गई है, तो वो होती है हमारी सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने फर्नीचर खरीदा, ओके, तो फर्नीचर खरीदने की जो एंट्री होती है वो होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया। अब जब हम तलपट में लेखा करेंगे तो फर्नीचर को ना डेबिट में दिखा के परचेस को दिखाएंगे, और परचेस में हमारा उतना अमाउंट बढ़ा हुआ रहेगा ही, और कैश तो क्रेडिट में दिखाएंगे ही हम। तो उससे क्या होगा कि हमारा फर्नीचर हमने नहीं लिखा है, उसका अमाउंट परचेस में दिखाई, क्योंकि तलपट सिर्फ और सिर्फ अंक गणित की शुद्धता बताता है। तो अंक गणित के हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से तो हमारा दोनों कॉलम का योग बराबर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने फर्नीचर की जगह पे परचेस दिखाया है, इस अशुद्धि को तलपट नहीं बता सकता। तीसरा अब है हमारा गलत खाते में पर सही पक्ष में खतियाना। ये भी सेम सैद्धांतिक अशुद्धि जैसा ही है थोड़ा सा। जैसे कि हमने फर्नीचर की जगह पे परचेस को क्या किया, डेबिट कर दिया। अब हमने जब हम कैश का अकाउंट खोलेंगे तो हमें जहाँ पे बाई फर्नीचर करके दिखाना था, वहाँ पर हम क्या करेंगे, बाई परचेस करके दिखा देंगे। लेकिन अमाउंट तो हमारा जो कैश का जो बाकी आएगा वो तो सेम ही आएगा, चाहे हम फर्नीचर को बाई में करके दिखाएं, चाहे हम परचेस को करके दिखाएं। तो इससे हमारे तलपट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि गलत खाते में तो हमने पोस्टिंग की लेकिन सही पक्ष में कर दी, यानी कि डेबिट ही करना था और डेबिट हमने किसी और खाते को कर दिया, लेकिन अमाउंट तो हमारा सही दिखाया गया। तो ये भी जो अशुद्धि होती है वो तलपट से नहीं समझ में आती। चौथा, प्रारंभिक लेखे की अशुद्धियाँ। ये वो अशुद्धियाँ होती हैं जब स्टार्टिंग में ही जर्नल में ही लेखा करते समय अगर अशुद्धि हो गई है तो वो भी हमें तलपट में नहीं पता चलती। जैसे मान लीजिए कि हमने 200 रुपये का कोई सामान बेचा है और उस 200 को हम 20 रुपये ही दिखाएं, यानी कैश अकाउंट में भी हम 20 रुपये दिखाएं और इसमें सेल्स में भी हमने क्या किया, 20 रुपये ही दिखाया है। तो वो जो हमारा 200 की जगह पर 20 लिखा गया है, वो भी हमारी जो तलपट है उस गलती को भी तलपट हमें नहीं बता सकता, क्योंकि 20 रुपये दोनों ही खातों में लिखा गया, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो हमारा तलपट तो गणित के हिसाब से सही आएगा। तो ये हो गई प्रारंभिक लेखे की अशुद्धियाँ। नेक्स्ट है हमारा क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट एक अशुद्धि है। इसमें क्या होता है कि एक अशुद्धि की क्षतिपूर्ति दूसरी अशुद्धि द्वारा हो जाती है। जैसे कि हमने मोहन के खाते में 50 रुपये के स्थान पे 15 रुपये डेबिट में लिखा दिया और सोहन के खाते में 15 रुपये के स्थान पे 50 रुपये डेबिट पक्ष में लिखा दिया। तो अमाउंट तो देखिए, मोहन का अमाउंट हमने सोहन में लिखा है और सोहन का अमाउंट हमने मोहन में लिखा है, लेकिन जब हम ऐड करेंगे, तलपट का योग करेंगे, तो हमारा जो तलपट का योग है वो क्या होगा, बराबर ही आएगा। तो हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि हमने मोहन और सोहन के खाते में गलत अमाउंट डाला हुआ है। तो इसे ही हम कहते हैं क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, यानी कि एक अशुद्धि की जो पूर्ति है वो दूसरी अशुद्धि द्वारा हो जाती है। लास्ट है हमारा पोस्टिंग से छूट जाने वाली अशुद्धियाँ, यानी कि ऐसी अशुद्धियाँ जिनका जर्नल में तो लिखा किया गया है लेकिन उनका खाता बही में पूरे तौर पे लिखा नहीं किया गया है। यानी कि ना उनके डेबिट पक्ष को खाता बही में दिखाया गया, ना ही उनके क्रेडिट पक्ष को खाता बही में दिखाया गया है। तो उसके बाद क्या होगा, तलपट का योग क्या होगा, बराबर ही आएगा, क्योंकि वो खाता बही में दिखाया ही नहीं गया है। तो हमारे तलपट के योग पे उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये भी जो है तलपट के मिल जाने के बाद भी हमें इसकी अशुद्धि का पता नहीं चलेगा। तो ये सारी अशुद्धियाँ ऐसी हैं जो कि तलपट के मिल जाने के बाद भी होती हैं और जिनका हमें पता नहीं चल पाता है। अब कुछ अशुद्धियाँ ऐसी भी हैं जो कि तलपट द्वारा प्रकट हो जाते हैं, यानी कि तलपट जब हम बनाते हैं तो हमें वो अशुद्धियाँ क्या होती हैं, दिख जाती हैं। तो जैसे सबसे पहला है कि जर्नल से लेज़र में लिखा करते समय किसी खाते की पोस्टिंग ना करना। यानी कि जब हम जर्नल से लेज़र में लिखा करते, जैसे मान लीजिए हमने फर्नीचर बेचा, फर्नीचर बेचने की एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब हमने फर्नीचर के खाते में तो हमने लिखा कर दिया, लेकिन हमने कैश के खाते में नहीं लिखा था, यानी कि एक खाते में लिखा और एक खाते में नहीं लिखा। तो ये अशुद्धि हमें जो है वो तलपट से पता चल जाती है। अब दूसरी जो है वो है जर्नल से लेज़र में लिखा करते समय अशुद्ध रकम लिख देना। जब हम जर्नल से लेज़र में लिखा करें, जैसे हमने 105 रुपये की जगह पे 150 लिख दिया, ठीक है, तो ये भी अशुद्धि हमें क्या होती है, पता चल जाती है तलपट के जरिए। फिर रोकड़ पुस्तक की जो बाकी होती है वो तलपट में अगर हम नहीं लिख रहे हैं तो उससे भी हमें दिक्कत होती है। फिर जिस व्यापारी के यहाँ पे जर्नल के विभाग किए जाते हैं, उनकी जो सहायक पुस्तक होती हैं, उनका योग लगाने में अगर कोई भूल हो जाए तो वही अशुद्धि हमारे खाता बही तक पहुँच जाती है और खाता बही में पहुँचने के बाद वो हमारे तलपट में भी प्रकट हो जाती है। फिर खाता बही में पोस्टिंग करते समय यदि किसी सहायक पुस्तक का योग किसी अन्य सहायक पुस्तक के खाते में लिख देना, जैसे क्रय पुस्तक का योग अगर हम विक्रय पुस्तक में लिख देते हैं तो ये भी हमें तलपट, इसके बाद क्या होगा, तलपट हमारा जो है वो नहीं मिलेगा। फिर कोई अशुद्धि जो है लेज़र में बाकी निकालते समय होगा, अगर हमारा लेज़र जो है उसमें अगर हमने कोई अंकगणित संबंधी अशुद्धि कर दी है तो भी हमारा तलपट क्या होगा, नहीं मैच करेगा। लेज़र में बाकी अगर हमारी ठीक निकली लेकिन उसको भूल से तलपट में अशुद्ध लिख दिया, यानी कि 1200 की जगह पे अगर हम 120 रुपये तलपट में लिख दिए, लेज़र में तो हमने 1200 सही लिखा, लेकिन अगर तलपट में हम लिखते टाइम 120 रुपये ही लिखे तो वो भी अशुद्धि जो है वो तलपट से प्रकट हो जाएगी। फिर अगर हमने तलपट के योग करने में कोई अशुद्धि कर दी है तो वो भी हमें पता चल जाती है। खाता बही किसी खाते की बाकी अगर तलपट में के गलत पक्ष में लिख दी गई, जैसे अगर हम कैश का अमाउंट हमेशा डेबिट में होता है, अगर हमसे क्रेडिट में लिख दिए तो भी हमारा तलपट क्या होगा, मिलेगा नहीं, मैच नहीं करेगा। अगर हम जब जर्नल बनाते हैं तो एक पृष्ठ का जो योग होता है उसको दूसरे पृष्ठ पर लिखते हैं, जैसे कि एक पृष्ठ का योग हो गया हमारा 1000 हो गया और अगले पृष्ठ पर हम जब उस योग को लिख रहे, अगर हमने 10,000 लिख दिया तो भी हमारा तलपट क्या होगा, नहीं मिलेगा। या फिर हमने देनदार और लेनदार की जब सूची बना रहे थे तो उसमें अगर हमने कोई गलती कर दी है तो भी हमारा तलपट नहीं मिलेगा। और अगर एक खाते की बात को तलपट में 2 बार अगर हम भूल से लिख देते हैं, जैसे हमारा परचेस है तो परचेस को हम 2 बार कहीं पे 2 बार अगर हम परचेस का अमाउंट दिखा देते हैं तो उससे भी हमारा तलपट क्या होता है, नहीं मिलता है। तो ये सारी हमारी जो ऐसी अशुद्धियाँ थी जो कि तलपट के बनाते टाइम हमें दिखती हैं।
तलपट के अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा एक खाता होता है वो होता है उच्चंत खाता, जिसे हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। जो हमारा सस्पेंस अकाउंट होता है इसे हम क्या कहते हैं, भूल चूक खाते के नाम से भी हम इसको जानते हैं। जब इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम तलपट अगर बना रहे हैं और तलपट बनाते टाइम हमारे तलपट के दोनों पक्षों का यानी डेबिट और क्रेडिट पक्ष दोनों का ही योग आपस में नहीं मिलता है और हम बहुत सारे प्रयत्न करके देख लिए होते हैं, उसके बाद भी हमारा तलपट जो है वो मैच नहीं करता है। उस वक्त हम क्या करते हैं, जिस कॉलम की जिस साइड यानी डेबिट या क्रेडिट में से अगर क्रेडिट साइड का अगर हमारा अमाउंट कम आ रहा है तो उस साइड हम सस्पेंस अकाउंट करके जितना अमाउंट कम आ रहा है उस अमाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट के कॉलम में दिखा देंगे और फिर क्या करेंगे, अपने तलपट का मिलान उस समय के लिए कर लेंगे। और जब बाद में हमें उस अशुद्धि का पता चलता है, जिस अशुद्धि की वजह से हमारा तलपट नहीं मिल रहा था, तो उस अशुद्धि को हम तलपट में से क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट यानी उच्चंत खाते में से क्या करते हैं, हस्तांतरित कर देते हैं, यानी कि हमें ये अशुद्धि मिल चुकी है तो उसे सस्पेंस अकाउंट में से निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा जो एक तरीके से सारे प्रयत्नों के बाद भी अगर हमारा तलपट नहीं मिलता है तो तलपट को तुरंत मिलाने के लिए हम उच्चंत खाता यानी कि सस्पेंस अकाउंट का प्रयोग करते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं तलपट के एक न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल हमारा ओम लर्निंग क्लासेस। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।